हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के पेपर EC2B जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इससे आज एक टॉपिक उठाऊंगा जो आपके यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, विजयनगर अंपायर यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमें विजयनगर साम्राज्य के शासन प्रबंध, उसके पश्चात उसका केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा वो पढ़ने के पश्चात बहमनी साम्राज्य, ये 3-4 टॉपिक हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़नी है। तो आज उसी का एक टॉपिक हम उठा रहे हैं जो है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है ये है क्या, विजयनगर क्या है। दरअसल मध्य युग के जब प्रारंभ हुआ भारत में, मध्य युग के दौर में दक्षिण भारत में 2 तरह के राज्य स्थापित थे। एक था हिंदू राज्य जिसका नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य कर रहा था, जहां हिंदू शासकों के अधीन शासन चल रहा था। दूसरी तरफ बहमनी के राज्य थे जहां बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर जैसे राज्य थे। ये सभी राज्य बहमनी राज्य के अंतर्गत आते थे और इन राज्यों में मुस्लिम शासकों का शासन था। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि इन दोनों राज्यों में, विजयनगर और बहमनी राज्यों में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई चलती थी और इस लड़ाई, यह जो लड़ाई थी आगे चलकर जो रूप धारण की वह हमें तालीकोटा के युद्ध में देखने को मिलता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर के शासक सदाशिव जो तुलु वंश के शासक थे और बहमनी के शासकों के जो बहमनी राज्य थे उसमें 4 प्रमुख राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन 4 गणराज्यों के संघ के साथ युद्ध हुआ। बरार इस युद्ध में अलग रहा था और उस युद्ध में पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया था। तो खैर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आपके सामने। सबसे पहले हमें ये जानना है विजयनगर साम्राज्य का ऑरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल दक्षिण भारत में मूलतः 2 प्रमुख शासक शासन कर रहे थे, एक हिंदू शासक और एक मुस्लिम शासक। हिंदू शासकों का प्रमुख शासन क्षेत्र विजयनगर था तथा मुस्लिम शासक बहमनी राज्यों में शासन कर रहे थे। आज हम विजयनगर हिंदू राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 राजवंश कौन कौन से थे? पहला था संगम वंश, दूसरा था सालुब वंश, तीसरा था तुलुब वंश और चौथा अराविडु वंश। तो इन 4 राजवंशों के द्वारा विजयनगर में मध्य युग में शासन संचालित हुआ। संगम वंश की संस्थापक जो थे उनका नाम हरिहर पुक्का था। इन्होंने 1336 से 1485 तक शासन किया। इसमें कुल 7 शासकों ने शासन किया। उन सब के बारे में हम विस्तृत आगे पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो वंश चला वो था सालुब वंश। इसकी स्थापना नरसिंह सालुब के द्वारा की गई और इन्होंने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था तुलुब वंश। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी, जो 1505 से लेकर 1570 तक चली। इसी राजवंश के एक महाप्रतापी शासक हुए जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात अंतिम जो राजवंश विजयनगर में देखने को मिलता है
वो था अराविडु वंश। इस वंश के संस्थापक का नाम तिरुमल था। इन्होंने 1570 में अराविडु वंश की नींव रखी, जब विजयनगर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था उसके पश्चात, और 1650 तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक है, अब हम विस्तार से इन चारों राजवंश के सभी शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संगम वंश के बारे में बात करते हैं। संगम वंश का, जैसे कि हमने बताया, शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। इस वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इनके पिता के नाम पर इन्होंने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा, संगम डायनेस्टी। ठीक है, और इस वंश में जो हरिहर और बुक्का थे वे काकतीय वंश के राजा प्रताप राय के सामंत थे और उन्होंने इस वंश की नींव डाली थी। इसके पहले जो शासक हुए उनका नाम हरिहर पड़ा और हरिहर का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक माना जाता है। प्रथम शासक के रूप में इन्होंने योगदान दिया और इन्होंने होयसल और मदुरै को विजित किया। ठीक है, इसके दूसरे शासक जिनका नाम है बुक्का, उन्होंने 1356 से 1377 तक शासन किया। ये हरिहर के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात बुक्का ने शासन की बागडोर संभाली और 1356 से 1377 तक इन्होंने शासन किया। इसने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें तमिल, चेर आदि प्रदेश का विलय विजयनगर साम्राज्य ने किया। इन्हें एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण की, जिसको हम लोग कहते हैं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसे नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आते हैं कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है, तो वो बुक्का को कहा जाता है, जो संगम वंश का शासक था, याद रहेगा। इसके पश्चात इसके तीसरे शासक हुए हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का जो शासनकाल रहा है वो 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने राजव्यास की उपाधि धारण की। इसके काल में ही विजयनगर का मुसलमानों से संघर्ष, यानी बहमनी राज्यों से संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा जीता था। इसका मुख्यमंत्री शायन थे। शायन बहुत बड़े विद्वान भी थे और इनके मुख्यमंत्री भी थे। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि शायन किसके मंत्री थे, तो हरिहर द्वितीय के मंत्री शायन थे और इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था, राजव्यास। ठीक है, इसके चौथे शासक देवराय प्रथम हुए, जिन्होंने 1404 से लेकर 1442 ईस्वी तक शासन किया। इनके काल में बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी का आक्रमण हुआ, जिसमें उन्होंने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। इस कारण देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करना पड़ा तथा दहेज के रूप में दोआब का क्षेत्र, दोआब किसको कहते हैं, दरअसल गंगा और यमुना के संगम पर बसे क्षेत्रों को दोआब कहते हैं। ठीक है, दोनों ओर से जो निक्षेप होता है और वो दोनों जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ये काफी, तो दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर सुल्तान को दे दिया देवराय प्रथम ने दहेज के रूप में। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर इन्होंने अपनी राजधानी के लिए जल का स्रोत प्रबंध किया। इस काल में ही इटली का यात्री निकोली काउंटी ने विजयनगर की यात्रा की। उसके दरबार में हरविलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवराय प्रथम जो थे उनके शासनकाल में उनका संघर्ष फिरोज शाह बहमनी से हुआ और वे उस युद्ध में हार गए थे और उन्हीं के शासनकाल में इटली का यात्री निकोली काउंटी विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण किए थे और हरविलास और श्रीनाथ उनके प्रमुख कवि थे और विद्वान थे। अगले शासक, पांचवें जो शासक हुए, उनका नाम था देवराय द्वितीय। इनका शासनकाल 1442 से 1446 तक था। ये बुक्का के पुत्र थे
और इन्हें गज बेटकर की उपाधि मिली थी। गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, ठीक है। तो इनको गज बेटकर की उपाधि दी गई थी और इसके अलावा इन्हें इमाड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। पुर्तगाली यात्री नूनिज इनके दरबार में आया था और इसके साथ साथ फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक भी 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला यात्री था, ठीक है। तो पांचवें शासक हो गए देवराय द्वितीय। छठे शासक जो है इनके, उनका नाम है मल्लिकार्जुन, जिन्होंने 1446 ईस्वी से लेकर 1465 ईस्वी तक शासन किया। ये देवराय द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। और इनके पश्चात उनका पुत्र या उत्तराधिकारी विरूपाक्ष हुआ। तो विरूपाक्ष का शासनकाल 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक माना जाता है। मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी थे विरूपाक्ष तथा वे एक अयोग्य शासक थे। इनका शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी तक था और इनके शासनकाल में बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर क्षेत्र में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार से संगम वंश के सातों शासक ये हो गए। पहले हो गए आपके हरिहर, दूसरे हो गए बुक्का, तीसरे हो गए देवराय। हरिहर और बुक्का के पश्चात हरिहर राय द्वितीय, उसके बाद देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय, उसके बाद मल्लिकार्जुन और अंतिम में विरूपाक्ष। ये 7 शासकों ने संगम राजवंश के अंतर्गत शासन किया। इसके पश्चात सालू वंश का उदय होता है। सालू वंश का शासनकाल 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक माना जाता है। विजयनगर में विरूपाक्ष के शासनकाल में अराजकता की स्थिति हो गई थी, जिसे देखकर एक शक्तिशाली सामंत जिनका नाम था नरसिंह सालू, उन्होंने 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष को अपदस्थ कर एक नए राजवंश की नींव रखी जिसका नाम पड़ा सालू राजवंश, ठीक है। नरसिंह सालू को प्रथम बलापहर की भी उपाधि दी गई। इसके काल में नियुक्त नरसा नायक ने, जो उनका सेना नायक था, चोल, पांड्य और चेरो राज्यों को परास्त किया था। 1505 में नरसा नायक के पुत्र नरसिंह ने शासक की हत्या कर एक नए राजवंश की नींव रखी जिसका नाम पड़ा तुलुव राजवंश, ठीक है। तो सालुव राजवंश के बाद बस सालुव राजवंश में सिर्फ नरसिंह सालुव ने ही शासन किया लगभग 20 वर्षों तक, और इसके पश्चात एक नए राजवंश की उदय हुआ। जो राजवंश की नींव जो रखी वो वीर नरसिंह ने रखी, जो नरसिंह सालुव का सेनापति के पुत्र थे, ठीक है। तो अगला राजवंश है तीसरा राजवंश, जिसका नाम है तुलुव राजवंश। इस राजवंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके पहले शासक, इसमें कुल 4 शासकों ने शासन किया, ठीक है। इसके पहले शासक का नाम था वीर नरसिंह। उन्होंने गद्दी पर अधिकार किया। बताया मैंने आपको पहले कि नरसिंह सालुव की हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की नींव रखी और इनको भी एक उपाधि दी गई। वो उपाधि थे द्वितीय बलापहर की, ठीक है। और इन्होंने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुलुव वंश के दूसरे शासक हुए कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि विजयनगर के समस्त शासकों में कृष्णदेव राय सबसे योग्यतम और महान शासकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे। वे विजयनगर के महानतम सम्राट हुए। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आमुक्त माल्याद की रचना की और उस ग्रंथ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे एवं
8 विद्वान एवं कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की भी उपाधि दी गई है। ठीक है। इन्होंने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण कराया। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नगलापुर नामक नगर की स्थापना की और हजारा मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर बनवाया। इनके शासनकाल में डोमिंगो पाइस और एडवर्डो बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आए थे। इन्होंने कृष्णदेव राय ने विजयनगर की बंजर और अनुपजाई भूमि को कृषि योग्य बनाने और सिंचाई के लिए पर्याप्त प्रबंध किए। साथ ही साथ उन्होंने विवाह के लिए उस समय कर लेने की प्रथा थी, वो एक अलोकप्रिय कर था, अव्यावहारिक भी था, जिसे कृष्णदेव राय ने समाप्त किया और जनता की भलाई के लिए भी अनेक कल्याणकारी कार्यों को किया। इन सब कार्यों के कारण इनकी प्रशंसा बाबर ने भी की है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय की गणना सर्वोच्च स्थान पे की है। उन्होंने बताया है कि विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक और महान शासक कृष्णदेव राय हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलुव वंश के दूसरे शासक जिनका नाम कृष्णदेव राय था, उन्होंने विजयनगर के न केवल शासन व्यवस्था प्रशासन में बल्कि समाज कल्याण और जनहितकारी कार्यों के कारण काफी लोकप्रियता अर्जित की। साथ ही साथ वे उच्च कोटि के विद्वान भी थे, कवि भी थे और लेखक भी थे, जिसका प्रमाण हमें उनके द्वारा रचित ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद से पता चलता। साथ ही साथ इन्होंने कई बड़े बड़े विद्वानों और कवियों को अपने राज दरबार में प्रश्रय दिया, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस प्रकार कृष्णदेव राय की उपलब्धियां विजयनगर कालीन इतिहास में सबसे ज्यादा है और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है। कृष्णदेव राय के पश्चात अगले शासक हुए जिनका नाम था अच्युत देव राय, जिन्होंने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय के पश्चात अच्युत देव राय 1529 में गद्दी में बैठे और 1542 ईस्वी तक शासन किए। नूनिज इनके दरबार में रहे थे। ठीक है। तो ये नूनिज जो थे, इन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की अच्युत देव राय के शासनकाल में। और इस वंश के, तुलुव राजवंश के अंतिम शासक हुए आपके सदाशिव। सदाशिव का काल 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान ही सबसे बड़ी घटना घटित हुई, जब मैंने बताया कि बहमनी जो था वो मुस्लिम राज्यों का संगठन था। ठीक है। वे अलग अलग राज्य थे, जैसे बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी मुस्लिम राज्य थे। ये राज्य लगातार विजयनगर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के पतन हेतु एक संघ बनाया, जिसमें बरार को छोड़कर बाकी 4 सदस्य जो थे इसके, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, ये चारों ने मिलकर एक संगठन बनाया और संघ बनाया और इन लोगों की संयुक्त सेना ने सदाशिव जो थे, शासक थे विजयनगर के, उन पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर एवं बहमनी की संयुक्त सेना के बीच राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी या तालिकोटा का युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से तालिकोटा का जो युद्ध हुआ है 23 जनवरी 1565 को, उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी, ठीक है, या फिर तालिकोटा, इन 3 नामों से जाना था। इस युद्ध में सदाशिव राव की ओर से राम राय युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल राम राय सदाशिव राव के
सदाशिव के योग्य सेनापति थे, लेकिन वे काफी वृद्ध थे। उनकी अवस्था 70 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने इतनी उम्र के बावजूद बहमनी की संयुक्त सेना का डटकर सामना किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वे उनकी सेनाओं, बहमनी की सेनाओं के द्वारा घेर लिए गए और अंततः युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और यह जो युद्ध था वो दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे भयावह युद्धों में से एक था, क्योंकि इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया और यह क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से बहमनी शासकों के अधीन आ गया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवेल ने अपनी पुस्तक विजयनगर अ फॉरगेटन एम्पायर में भी किया है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरे राजवंश का अंत हो जाता है। अब इसका चौथा जो राजवंश था उसके नाम है अराविडु वंश, जिसका शासनकाल 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, राम राय के भाई जिनका नाम था तिरुमल, इन्होंने सदाशिव को गद्दी से अपदस्थ करके स्वयं राजगद्दी पर आरूढ़ हुए और अपनी वो दरअसल विजयनगर से सारे लोग पलायन कर गए थे और जाकर पेनुगोंडा में शरण लिए और पेनुगोंडा से ही उन्होंने राम राय ने सदाशिव को अपदस्थ करके सिंहासन को प्राप्त किया और एक नए राजवंश की नींव रखी जो अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पेनुगोंडा को विजयनगर की राजधानी बनाई और 1570 में तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना की। इस राजवंश ने काफी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इसका जो विस्तार क्षेत्र था साम्राज्य का वो धीरे धीरे सिमटता ही जा रहा था और अंत में उनके प्रभाव क्षेत्र में केवल मैसूर का ही क्षेत्र रह गया था। ठीक है, और इस वंश के अंतिम शासक जो हुए उनका नाम था श्रीरंग तृतीय, जो इस वंश के अंतिम शासक थे और 1650 ईस्वी तक इस साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो पूरी तरह से एक हिंदू राज्य था, यह दक्षिण भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण राज्यों में एक था। इस राज्य पर लगभग 4 राजवंशों ने शासन किया और इन चारों राजवंशों में तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय महाप्रतापी शासक साबित हुए। इन्होंने न केवल राजनीतिक प्रशासन